नमस्कार। मैं डॉक्टर कविता मीणा, सहायक आचार्य हिंदी। बच्चों, आज हम आधुनिक हिंदी काव्य के बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिक हिंदी कविता के वर्गीकरण को हम समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। हिंदी साहित्य का प्रथम काल आदिकाल कहलाया। दूसरे काल को हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं। तीसरा जो काल है उसको नाम दिया गया रीतिकाल। और हिंदी साहित्य का जो चतुर्थ काल खंड है वो आधुनिक काल के नाम से हम उसे जानते हैं। आधुनिक काल को देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल भी कहा, क्योंकि हिंदी गद्य में लिखने की जो वास्तविक जो शुरुआत है वो इसी युग से हुई, इसलिए इसको गद्य काल भी कहा गया। मिश्र बंधु ने इसको वर्तमान काल कहा। तो हिंदी साहित्य का जो चौथा काल है वो आधुनिक काल उसका नाम है। और इस युग के अंतर्गत जो हिंदी काव्य रचना हुई उसको हम आधुनिक हिंदी काव्य के नाम से जानते हैं। समय सीमा की बात अगर हम करें बच्चों, तो आधुनिक काल की जो समय सीमा है वो विक्रम संवत 1900 से आज तक की मानी जाती है। यानी सन की अगर दृष्टि से अगर हम देखें तो सन 1843 से लेकर अब तक जो हिंदी में काव्य रचना हुई वो आधुनिक हिंदी काव्य के अंतर्गत आती है। तो इतने वर्षों से हिंदी काव्य रचना होती चली आ रही है, तो उसको समझने की दृष्टि से देखिए, आधुनिक हिंदी काव्य को समझने की दृष्टि से, चूँकि इतने वर्षों का जो समृद्ध जो हिंदी काव्य है उसको समझने की दृष्टि से जो है आधुनिक हिंदी काव्य को कुछ काल खंडों में जो है वो विभक्त किया गया। जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और साठोत्तरी हिंदी कविता। सन 1843 से लेकर 1900 के बीच में जो हिंदी काव्य रचना हुई उसको हम भारतेंदु युगीन हिंदी कविता के नाम से जानते हैं। बच्चों, इस समय को भारतेंदु युग क्यों कहा गया? क्योंकि इस समय जो है हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हुए थे और उन्हीं को केंद्र में रखकर जो है ये नाम दिया गया है। तो 1843 से 1900 के मध्य की जो कविता है उसको हम भारतेंदु युगीन हिंदी कविता के नाम से जानते हैं। सन 1900 से 1918 के बीच की जो हिंदी कविता है उसको हम द्विवेदी युग में रखते हैं और इस समय की हिंदी कविता है वो द्विवेदी युगीन हिंदी कविता कहलाती है। यह नाम भी देखिए उस समय के प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर दिया गया। 1918 से लेकर 1936 के मध्य की जो कविता है वो छायावादी हिंदी कविता कहलाई। 36 से लेकर 1942 के मध्य की कविता प्रगतिवादी काव्य के नाम से जाना जाता है। यह प्रगतिवादी जो काव्य है वो मार्क्सवाद से प्रभावित काव्य धारा है। और 1942 से लेकर 1953 के मध्य की जो कविता है वो प्रयोगवाद के नाम से जानी जाती है। और 1953 से लेकर 1960 के मध्य की हिंदी कविता को हम नई कविता कहते हैं। 1960 के बाद में जो कविता लिखी गई उसको देखिए बच्चों, साठोत्तरी हिंदी कविता के नाम से हम जानते हैं। बच्चों, चार्ट रूप में मैंने देखिए ये जो विभाजन किया है, आज तो इस पर हम मोटी मोटी चर्चा करेंगे। अलग अलग कालखंड जो ये विभक्त किए गए हैं इन पर विस्तृत चर्चा जो है आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इन कालखंडों के बारे में विस्तृत जानकारी उस समय मैं आपको बताऊंगी। आज बस हम जो एक तरीके से पृष्ठभूमि रूप में इसको समझने का हम प्रयास करें। भारतेंदु युग की जो कवि थे वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र और अंबिका दत्त व्यास। और इस समय जो हिंदी में जो कविता हुई उसमें जो प्रमुख प्रवृत्तियां जो उभर कर सामने आती है वो देखिए, राष्ट्रीयता की भावना, समाज की दुर्दशा का चित्रण, श्रृंगारिकता, समस्या पूर्ति और ब्रजभाषा का हिंदी कविता में प्रयोग। तो बच्चों, यह जो प्रवृत्तियां इस समय उभर कर हिंदी कविता में भारतेंदु युग में सामने आई। कुछ प्रवृत्तियां तो द्विवेदी युग में भी हमारे वही प्रवृत्तियां मिलती हैं जो भारतेंदु युग में थी, लेकिन कुछ अलग तरह की प्रवृत्तियां भी हमें दिखाई देती हैं द्विवेदी युग में। बच्चों, एक बात समझ लीजिए कि जैसी परिस्थितियां होती है साहित्य या काव्य वैसा ही रचा जाता है।
इसीलिए देखिए, जब आप जब किताब में पढ़ेंगे इन कालखंडों के बारे में, तो आपको हिंदी कविता का जो स्वरूप है वो परिवर्तित होता हुआ दिखाई देगा। यानी भारतेंदु और द्विवेदी युग में अलग तरह की कविता लिखी गई, छायावादी युग में जो है हिंदी कविता ने एक नया स्वरूप ग्रहण कर लिया। तो हर कालखंड में एक अलग अलग जो है काव्य की वो अलग अलग विशेषताएं आपको दिखाई देगी। ये इसलिए क्योंकि जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलती है, साहित्य या काव्य का रूप भी वैसे वैसे ही परिवर्तित होता चला जाता है। द्विवेदी युग की अगर हम बात करें बच्चों, तो इस समय जो प्रमुख कवि हुए उनमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, महावीर प्रसाद द्विवेदी और मैथिली शरण गुप्त है वो द्विवेदी युग के जो है प्रमुख कवि माने जाते हैं या प्रमुख कवि है। बच्चों, चार्ट में तो देखिए मैं आपको प्रमुख कवियों के बारे में ही उल्लेख कर रही हूँ। जब हम किताब पढ़ते हैं तो और भी इस युग में जो है अन्य कवि हमारे सामने आते हैं। द्विवेदी युग की जो काव्य प्रवृत्तियाँ हैं वो है राष्ट्रीयता की भावना, नैतिकता और आदर्श से संबंधित कविताएं भी इस समय रची गई। तो नैतिकता और आदर्शवाद भी इस समय की कविता में दिखाई देता है। और काव्य भाषा के रूप में जो है वो खड़ी बोली का प्रयोग होना शुरू हो गया था। तो द्विवेदी युगीन हिंदी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। छायावादी हिंदी कविता की अगर हम बात करें तो छायावाद जो प्रमुख जो चार जो कवि है वो प्रमुख छायावादी कवि माने जाते हैं। आपने इनका नाम भी पहले सुना होगा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये प्रमुख छायावादी कवि है। और इनके काव्य में देखिए व्यक्तिगत प्रणयानुभूति का चित्रण दिखाई देता है। यानी इस समय के जो कवि हुए उन्होंने अपने निजी जीवन से जुड़े हुए प्रेम, वेदना और निराशा का चित्रण किया था। वेदना और निराशा का काव्य इस भी हम इसको कह सकते हैं छायावादी हिंदी कविता को। सौंदर्य चित्रण इस समय दिखाई देता है, प्रकृति चित्रण भी इस समय किया गया और रहस्य भावना भी इस समय के काव्य में हमें दिखाई देती है। बात करें अगर हम प्रगतिवादी हिंदी कविता की, तो इस समय जो प्रमुख जो कवि हुए जिन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा से जो प्रभावित थे और उन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा को अपनाकर जो है वो उस समय हिंदी कविता रची। तो उनमें देखिए प्रमुख कवियों में कौन कौन आते हैं प्रगतिवादी जो कवि कहलाए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी युग में भी थे बच्चों, और ये इन्होंने जो है वो मार्क्सवाद से प्रभावित होकर भी काव्य रचना की थी। तो ये जो है वो प्रगतिवादी हिंदी कविता के अंतर्गत भी आते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, ये जो है वो प्रमुख प्रगतिवादी कवि है। और इनके काव्य में जो प्रवृत्तियाँ जो प्रमुख रूप से हमारे सामने आती हैं वो है शोषक वर्ग का विरोध, शोषितों के प्रति सहानुभूति, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था और क्रांति की भावना। अगर आपने मार्क्सवाद पढ़ा है तो आपको ये सारी विशेषताएं अच्छी तरह से समझ में आ सकती है। अब बात करें प्रयोगवादी हिंदी कविता की और नई कविता की, तो बच्चों एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो प्रयोगवादी कवि थे बाद में वही जो है वो नई कविता के कवि बन गए। तो दोनों के कवि जो है लगभग एक ही हैं और उनमें जो प्रमुख नाम है उनके वो है अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय और मुक्तिबोध कुंवर नारायण, ये इस समय के जो है प्रयोगवादी और नई कविता के कवि माने जाते हैं। और इनके काव्य में जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वो है नवीनता, बौद्धिकता, अतिशय व्यक्तिवादिता, क्षणवादिता और आधुनिक युगबोध भी इनकी काव्य में नजर आता है। इसलिए आधुनिक युगबोध भी इनकी काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति हमारे सामने आती है। साठोत्तरी हिंदी कविता की अगर हम बात करें तो बच्चों इस समय के जो प्रमुख कवि हुए उनमें धूमिल, लीलाधर जगुड़ी, ऋतुराज, ये प्रमुख कवि है साठोत्तरी हिंदी कविता के। और इनके कविता में जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो है आज़ादी का मोहभंग, चूँकि स्वतंत्रता इस समय प्राप्त हो चुकी थी, 1960 के बाद की बात हो रही है, तो हमारे देश को जो है वो स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी थी। और स्वतंत्रता तो प्राप्त हो गई, लेकिन उसके पश्चात जो है नई नई समस्याएं उभर कर हमारे सामने आई। तो जो आज़ादी के पश्चात जो हमारा मोहभंग हुआ उसका चित्रण भी इस समय की कविताओं में हमें दिखाई देता है। असंतोष और विद्रोह का भाव भी इस समय की कविता का प्रमुख स्वर बन पड़ा था और राजनीतिक संदर्भों से जो है वो कविता जुड़ने लगी थी। तो चार्ट रूप में आज मैंने आपको आधुनिक हिंदी कविता के वर्गीकरण को समझाने का प्रयास किया है। अलग अलग कालखंडों पर विस्तृत जानकारी जो है आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको दूंगी। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आधुनिक हिंदी काव्य का यह वर्गीकरण आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।